हेलो एवरीवन, डियर मित्रों में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। अभी मैंने हाल फिलहाल में इकोनॉमिक्स के कुछ वीडियो बनाए थे जो कि सेम 6 के टॉपिक के ऊपर थे। उसमें से सेम 6 में से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर का है। हम लोग ने देखा था कि ब्लैक मनी में कितने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे काफ़ी ऐसे पैसे हैं जिसका कुछ मेल जोल ही नहीं है। मतलब हम लोग को यही नहीं पता चलता कि रेवेन्यू कहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग को टैक्स पे करना ज़रूरी है। अब ये टॉपिक आप सभी को क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आगे जाके आप भी कमाने वाले पर्सन होंगे तो आपको भी टैक्स पे करना है। तो आपको किस तरीके से टैक्स पे करना और हर एक टैक्स का कितना परसेंटेज है, कितने अमाउंट में हम लोग को कितना टैक्स पे करना है, कहाँ कहाँ पे टैक्स आता है, ये सब चीज़ें हम लोग को ये चैप्टर में आएगी। हालांकि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज यहाँ पे नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड है। बट नो टेंशन, आप नंबर्स की टेंशन मत लो, आप सिर्फ उसके कंसेप्ट समझो बिकॉज कंसेप्ट ही है जिससे आप पूरा आंसर बना सकते हो। बाकी नंबरिंग तो आप अराउंड के आसपास लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपका सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन टैक्स सिस्टम। इसमें हमारे 12 पॉइंट है टोटल। सबसे पहले मैं आपके लिए वो पॉइंट पढ़ रही हूँ जिसमें हम लोग का सबसे फर्स्ट है राइजिंग टैक्स रेवेन्यू, increase in non-tax revenue, budgetary importance of tax revenue, increase in tax GDP ratio, relative share of direct and indirect tax in total tax revenue, trends toward lower tax rate। फिर सिक्स्थ हम लोग का है indirect tax, growing share of direct tax in the country's gross domestic product, shift in relative importance of different taxes, broadening of the tax base in respect of direct tax। फिर हम लोग का है सर्विस टैक्स, न्यू डायरेक्ट टैक्स, इम्प्रूवमेंट इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। हालांकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये लेंदी है और इकोनॉमिक्स में आपको 13 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं आपके लिए सिर्फ यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ, थोड़ा लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा। सबसे पहले हम लोग का है राइजिंग टैक्स रेवेन्यू। Over the years since 1951, the tax revenue collected both by the central government and state government has shown a pristine rising trend. Of course, this rise has not been commensurate with the rise in national income, but the fact of continuous rising trend is there. हम लोग का जैसे जैसे हम लोग का इकोनॉमी बढ़ता जा रहा है, अगर हम लोग आज के डेट से 1951 के साथ कंपेयर किया जाएगा तो टैक्स रेवेन्यू डेफिनेटली हम लोग का काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, हम लोग डेवलप्ड कंट्री नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी टैक्स का जो अमाउंट है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 1950 से लेके 51 में हम लोग का टैक्स रेवेन्यू का कलेक्शन था 357 करोड़, जो कि अभी हाल फिलहाल में अगर हम लोग देखेंगे 17-18 में तो वो अभी इंक्रीज़ हो गया है 12,27,014 करोड़। आप समझ सकते हो कितना दुगना या चौगना अमाउंट है अगर हम लोग पहले से कंपेयर करेंगे तो। अभी इसके दो रीज़न है ये इतना ज़्यादा क्यों इंक्रीज हो रहा है, इसमें दो रीज़न हम लोग को दिए हुए। सबसे पहला हम लोग का है ओवर द ईयर्स देयर हैज़ बीन अ कंसिडरेबल डीपनिंग एंड वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस, मीनिंग thereby that there has been a sustainable increase in existing rate of both direct and indirect tax, as also a number of new tax has been levied. Besides, efforts are being made to cover as many people as possible in the tax net. इसका सबसे पहला कारण ये है कि हमारा ये अमाउंट क्यों इतना ज़्यादा बढ़ गया। मतलब पहले जो हम लोग का 357 करोड़ रेवेन्यू आ रहा था टैक्स से, वो अभी 12 लाख कैसे आने लगा। तो इसका सबसे मेन कारण ये है कि हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का रेशियो या रेट जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और दूसरा कारण ये है कि हमारे अलग अलग टाइप के टैक्स आ गए, नए नए टैक्स आ गए जो ऑलमोस्ट हर लोगों को कवर अप कर रहे हैं। यानी जो पहले टैक्स नहीं पे कर रहे थे उनको भी अभी ये टैक्स पे करना पड़ रहा है। इसकी वजह से हमारा ये टैक्स का जो रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ओके, सेकेंड इन्होंने बताया द इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ सब्सिडेबल इंक्रीज इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड कंजप्शन। जितना ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा उतना हमारी कंट्री के पास पैसा आएगा, जितना ज़्यादा कंट्री के पास पैसा आएगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, उतना ही ज़्यादा इनकम जनरेट होगा और उतना ही ज़्यादा हम लोग का कंजप्शन होगा। ओके, अब उसके बाद हम लोग का सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज इन नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब आपको पहले ये बता दूँ, टैक्स रेवेन्यू आपको पता चल गया कि यानी जो आपने काम किया है उसका जो भी आप टैक्स पे कर रहे हो उसको हम लोग टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं, जो कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। नेक्स्ट हम लोग का नॉन टैक्स रेवेन्यू है। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, तो जो गवर्नमेंट हम लोग को काम करके देती है उसके बदले में हम टैक्स पे कर रहे हैं उसको हम लोग नॉन टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। इसमें आप एग्जांपल के तौर पे रख सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने पानी का बिल भरा है या इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा
या वाटर सप्लाई का बिल भर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। हाल फिलहाल में ये नॉन टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज होता जा रहा है। इसमें पॉइंट लिखा है देयर हैज़ बीन अ सिमिलर सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। थस फॉर एग्जांपल द नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ यूनियन गवर्नमेंट विच वाज जस्ट ₹49 करोड़ इन 50 to 51 was increased to 2,88,757 करोड़ in 17 and 18। मतलब पहले हम लोग का 1950 to 51 में सिर्फ 50 करोड़ टैक्स रेवेन्यू आ रहा था, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ओके, जो हाल फिलहाल में इंक्रीज हो गया है 2 लाख तक। तो आप समझ सकते हो ये गैप कितना ज़्यादा हो गया है, ठीक है। फिर थर्ड हम लोग पॉइंट में हमारे ऐसे दिया हुआ है अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ टैक्स सिस्टम इज दैट टैक्स रेवेन्यू इन इंडिया हैज़ कंटिन्यू टू ऑक्यूपाई अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन बजट प्रोफाइल of the government. Thus, for example, taking the central and state government together over the years since 1950 to 51, the revenue from this source have been about 4 to 6 times higher than that of non-tax receipt. And this situation does not alter materially even if capital receipts are taken into the account. Thus, for example, as compared to major items of capital receipt like domestic market borrowing, small saving, external debt, etc., टैक्स रेवेन्यू एज अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम रैंक्स क्वाइट हाई। 1950 के हिसाब 50-51 के हिसाब से अगर हम लोग कंपेयर करने जाएंगे तो जितना ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू में से हम लोग पैसे कमा रहे हैं उतना हम लोग का नॉन टैक्स रेवेन्यू में से नहीं आ रहा, यानी ऑलमोस्ट 2 फोल्ड to 3 फोल्ड या 4 फोल्ड हम लोग की अमाउंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं समझाऊँ कि 10 लाख हमारा इनकम जनरेट हो रहा है हमारी कंट्री में, तो 10 लाख का आधे से ज़्यादा इनकम टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को मिल रहा है, यानी समझो 4 to 5 लाख गवर्नमेंट को मिल रहा है। तो अब इतना अमाउंट उन लोग को सिर्फ और सिर्फ टैक्स में से मिल रहा है। इसकी वजह से टैक्स का बजट में आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बजट में इंक्लूड होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि 1950 से 51 में इतना बजट में वो कुछ डिफरेंस नहीं कर रहा था, लेकिन आज के टाइम पे जैसे हम लोगों ने फिगर्स देखे तो आज के टाइम पे ये चीज़ इसके अंदर आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। फिर उसके बाद दिया हुआ है इंक्रीज इन टैक्स जीडीपी रेशियो, द शेयर ऑफ टैक्स रेवेन्यू इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री टू हैज शोन अ परसिस्टेंट राइज ओवर द ईयर। Thus, for example, the combined tax GDP ratio of center and state, which was about 6.5% in 1950 to 51, was estimated to 18% in 2016 and 17। हम लोग का टैक्स और जीडीपी का जो रेशियो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पहले हम लोग का 1950-51 में 6.5% था, जो कि अभी हाल फिलहाल में 2016-17 की रिपोर्ट के हिसाब से इंक्रीज़ हो रहा है 18%। हालांकि ये बाकी सारे कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी ठीक है। इसमें हम लोग को दिया हुआ ही है इट मे बी मेंशन हियर दैट इंडियाज टैक्स जीडीपी रेशियो एट अबाउट 18% इज़ मच लोअर देन द एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी एवरेज 21%। बाकी सारे कंट्रीज़ का हम लोग देखेंगे तो हर कंट्रीज़ का 21% से ज़्यादा हम लोग का टैक्स जीडीपी रेशियो है, लेकिन हमारे इंडिया का बहुत ज़्यादा कम है। इसको सुधारना भी हमारा ही काम है। एंड OECD, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा ध्यान खींचना चाहती हूँ। OECD का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म है हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, यानी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग की इकोनॉमिक के डेवलपमेंट में सारी नज़र देखता है। इनके हिसाब से एवरेज हम लोग का 34% होना चाहिए कि हम लोग उतना रेशियो जीडीपी को दें। बिसाइड इट इज़ लोअर इन रिलेशन ऑफ अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन इंडिया का जो है बाकी सारे कंट्रीज़ में अभी भी कम है। यहाँ पे हम लोग को डेटा दिया हुआ है हर किसी का। नेदरलैंड का 39.3% है, इंग्लैंड का 36.9% है, अमेरिका का 28.5% है, मलेशिया 19.7% है। अब देख रहे हो कि हर अमाउंट जो है वो एवरेज 21% के ऊपर है, और वही कंट्री जो है उनका जीडीपी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। 19% से नीचे मलेशिया आया, पाकिस्तान आया, चाइना और इंडिया आया। तो यानी ये 4 कंट्रीज़ को अभी ये जीडीपी रेशियो को इंक्रीज़ करना है ताकि वो बाकी सारे कंट्रीज़ के साथ कम्पिटिटिव कर सके, ओके। उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है रिलेटिव शेयर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स इन द टोटल टैक्स रेवेन्यू। पहले हम लोग का ऐसा था कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अगर हम लोग देखा जाए तो हमारा जो डायरेक्ट टैक्स है वो कम था इनडायरेक्ट टैक्स से, जो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। मैं पहले आपके लिए वो पढ़ रही हूँ। एज रिगार्ड टू रिलेटिव शेयर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स इन टोटल टैक्स रेवेन्यू, वी फाइंड दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम देयर वाज अ प्रीडोमिनेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इन टोटल टैक्स रेवेन्यू, यानी आधे से ज़्यादा पैसा इनडायरेक्ट टैक्स का ही आता था। Thus, for example, 1970 to 71, the relative share of indirect tax in total tax revenue was about 79%,
while that of direct tax was just 21%। 1990 और 91 का हम लोग डेटा देख रहे हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स टू डायरेक्ट टैक्स का रेशियो जो है वो 84:16 है। अभी जिस तरीके से डायरेक्ट टैक्स चेंज हुआ है तो ये डायरेक्ट टैक्स का रेशियो भी चेंज हो गया है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग के कम हो गया, डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा बढ़ गए। हाल फिलहाल का रेशियो उसका दिया हुआ है 40:60%, यानी इनडायरेक्ट टैक्स जहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू जहाँ पे 40% आ रहा है तो डायरेक्ट टैक्स वहीं पे 60% आ रहा है। आपको यहाँ पे कोई अमाउंट या कोई रेशियोज जानने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखना कि 1990 to 91 में टैक्स रेशियो कितना था 16, 84 से 84:16, और अभी हाल फिलहाल में 16-17 के रेशियो के हिसाब से वो चेंज हुआ है 40:60। ठीक है, यानी आपको यहाँ से यही पता चल रहा है कि डायरेक्ट टैक्स हम लोग का डायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ हो गया और इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज हो गया। ओके, अब उसके बाद 6th हम लोग का दिया हुआ है ट्रेंड्स टूवर्ड लोअर टैक्स रेट। काफ़ी ऐसे कोशिश की गई कि ये टैक्स रेट कम हो। पहला ऐसा था कि काफ़ी कम पैसों पे भी हम लोग को टैक्स रेट बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता था, जिसमें मिडल मैन सबसे ज़्यादा घिसा जाता था। इसकी वजह से ये टैक्स स्ट्रक्चर बनाया गया कि कितने अमाउंट में हम लोग को कितना टैक्स पे करना है। चलो इसको एक बार नज़र डाल देते हैं। इसमें दिया है tax reform have been an integral part of the process of structural reform initiated in the country since July 1991. Prior to this, the rate of personal and corporate tax was exorbitant. Thus, for example, 73-74, the maximum marginal rate of personal income tax including the surcharge was 97.75% on the income above ₹2 lakh। मतलब समझो आप लोग अगर इसका कैलकुलेशन करोगे करेंगे कि 2 लाख का सरचार्ज के साथ 97.75% अगर हम लोग ने निकाला तो 1,95,000 हम लोग को टैक्स रेवेन्यू ही पे करना पड़ेगा। मतलब तुम लोग इनकम कमाओगे 2 लाख का और उसमें आधा से ज़्यादा पैसा तुम लोग का जाएगा टैक्स के रूप में। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इनकम टैक्स से मतलब काफ़ी लोग इसकी वजह से ब्लैक मनी करना स्टार्ट कर दिए थे। Highly confiscated, however, pursuant to the recommendation of the Vancho committee, this rate was lowered to 77% in 74 to 75 and further to 66% in 76 to 77। ये वांचो कमेटी की वजह से ये टैक्स रेट काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया गया, 77% पे आया, फिर 66% पे आया। हम लोग ये सब डेटा ना देख के डायरेक्टली जो टेबल दिया हुआ है वो हम लोग देखेंगे जो हाल फिलहाल में 14-15 के हिसाब से चल रहा है। ओके, यहाँ पे हम लोग को दिया है इनकम अप टू ₹2,50,000। अगर कोई भी पर्सन का इनकम एनुअली 2,50,000 है तो उसको टैक्स पे नहीं करना। 2,50,000 से लेके 5 लाख तक का उसका अगर इनकम होगा तो उसको टैक्स रेट 10% पे करना है। फिर 5 लाख से 10 लाख का हुआ तो उसको 20% टैक्स रेट पे करना है, और 10 लाख एंड अबो रहा तो उसको 30% पे करना है। ये किसके लिए? तो जो नॉर्मल पर्सन है, यानी मेरे जैसे, आप लोग जैसे, आपके फादर्स के जैसे जो पर्सन होंगे उनका टैक्स रेट का ये परसेंटेज है। अगर इसकी जगह पे कोई सीनियर सिटीज़न रहा तो उनका टैक्स स्ट्रक्चर बदल जाएगा, जो हम लोग को नीचे दिया हुआ है। Besides, the exemption limit for senior citizen has been increased from ₹2.50 lakh to 3 lakh and qualifying age of senior citizen has been reduced to 65 years to 60 year। पहले सीनियर सिटीज़न जो था वो 65 ईयर्स पे माना जाता था। अब सीनियर सिटीज़न कब हो रहा है? जब हम लोग का हमारे फादर मदर का एज 60 ईयर्स हो जाएगा। ओके, फिर इनका जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो था 2.50 लाख से लेके 3 लाख तक उनका क्वालिफाइंग टैक्स है, जो कि 10% होगा अमाउंट का। ओके, फिर उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है हाउएवर इट वाज आल्सो अनाउंस इन द बजट प्रपोजल फ्रॉम 2016 and 17 दैट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टैक्स बर्डन स्मॉल इंडिविजुअल विद द इनकम नॉट एक्जिस्टिंग ₹5 लाख द सीलिंग ऑन टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट शैल बी रेज फ्रॉम ₹2,000 to 5,000। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना कि 2016-17 के प्रपोजल के हिसाब से पहले ये सब चीज़ें स्मॉल इंडिविजुअल पे भी लगते थे, जो अपनी डेली ज़रूरत की चीज़ें अपने लारी वगैरह पे चलाते थे, यानी उनकी लारीज या टी स्टॉल्स होते थे, उनकी इनकम पे भी उनको टैक्स उतना ही पे करना पड़ता था जितना मिडिल क्लास लोगों को पे करना पड़ता था। अब इनको थोड़ा सा देख के, इनकी कंडीशंस को देख के ये टैक्स रेट कम कर दिया गया। कोई भी पर्सन जिसका 5 लाख के ऊपर इनकम हो रहा होगा इस टाइप के लोगों का, तो उनका इनकम टैक्स जो है वो रेज्ड हो गया था 2000 से लेके 5000 तक का। ओके, इन द स्फीयर ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स द मैक्सिमम रेट विच टिल 1991 was between 55 to 60% has been progressively reduced 30% फॉर डोमेस्टिक कंपनी एंड 40% फॉर फॉरेन कंपनी। कॉर्पोरेट टैक्स में अगर हम लोग देखे जाएंगे, ये सब हम लोग के पर्सनल टैक्स के बारे में हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स में।
तो अगर कॉर्पोरेट टैक्स में हम लोग देखने जाएंगे तो 1991 में वो टैक्स रेट 55 to 60% था, जो कि हाल फिलहाल में काफ़ी कम हो गया, 30% फॉर डोमेस्टिक कंपनी एंड 40% फॉर फॉरेन कंपनी। और अभी 15-16 के हिसाब से ये 30% का भी 25% हो गया। आप सभी को ये क्वेश्चन होगा कि कॉर्पोरेट टैक्स होता क्या है। तो जो भी कंपनी हमारी कंट्री के अंदर वर्क करती है तो उसको उसके बदले में टैक्स पे करना पड़ता है। अब इसमें दो कंपनी आती है, आप सबने कॉमर्स पढ़ा है तो आपको ये चीज़ पता ही होगी कि दो टाइप की कंपनी रहती है, एक डोमेस्टिक कंपनी रहती है और एक फॉरेन कंपनी रहती है। तो ये जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो कंपनी के हिसाब से हम लोग परसेंटेज चार्ज करते हैं। पहले ये काफ़ी ज़्यादा था, अब ये 25% तक रिड्यूस हो गया। अब आगे आप जब आप कमाने जाओगे या आप अपनी खुद की कंपनी बनाओगे तो ये होपफुली ये और ज़्यादा कम हो। However, in any case, the effective rate of tax paid by the company comes to an average 24.6% because of new various exemption which they are availing of. In the view of this, it was decided in the budget 2016-17 that the accelerated depreciation provided under the Income Tax Act will be limited to maximum 40%. हम लोग के नए एक्ट के हिसाब से कोई भी अमाउंट, कोई भी असेट्स होगा उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का डेप्रिसिएशन 40% ही होगा, यानी मैक्सिमम लिमिट उसके ऊपर हम लोग को जाना नहीं है। और ये कब से चालू हुआ है? अप्रैल 1, 2017 से। सेकेंड दिया हुआ है द बेनिफिट्स ऑफ डिडक्शन फॉर रिसर्च वुड बी 150%। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ तो 150% लेना है। और दूसरा हम लोग का उसमें वापस चेंजेस हुआ, अगर अप्रैल 1 से हम लोग का ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हम लोग अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 100% लेना है। थर्ड, द बेनिफिट टू न्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यूनिट्स विल बी अवेलेबल टू दोज यूनिट विच कॉमेंस एक्टिविटी बिफोर 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 के पहले अगर कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम कर रहा है तो उसको भी बेनिफिट मिला जाएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का है इनडायरेक्ट टैक्स। इन द रियम ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स टू द ट्रेंड्स टूवर्ड द लोअर टैक्स रेट इज़ क्वाइट विजिबल। जैसे हमारा टैक्स रेट डायरेक्ट में परसेंटेज कम हुआ है, वैसे इनडायरेक्ट टैक्स में भी ये परसेंटेज काफ़ी कम हो गया। In the context of globalization and liberalization of the economy, there has been a significant reduction in custom and excise duty. जैसे ही हम लोग का ग्लोबलाइजेशन चालू हो गया, लिबरलाइजेशन चालू हो गया, तो कस्टम ड्यूटीज़ और एक्साइज ड्यूटीज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। Thus, for example, the peak import duty of 300% of several items which prevailed prior to 1991 has been brought down in phased manner to 10% for non-agriculture product in 2007 and 8। जो सबसे पहले हम लोग का इम्पोर्ट आइटम के ऊपर टैक्स रेट कटता था 1991 के हिसाब से 300% हम लोग को टैक्स पे करना पड़ता था, इनडायरेक्ट टैक्स, जो हाल फिलहाल में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे सिर्फ और सिर्फ 10% ही पे हो रहा है। Likewise, in order to promote investment, custom duties on selected capital goods have been reduced to below 15% and in some cases below 10% and in special cases below 5%। कोई कैपिटल गुड्स जिसका ये टैक्स रेट कम हो गया 15% पे, कुछ केस में 10% हो गया, कुछ स्पेशल केस में हम लोग का 5% हो गया। ओके, फिर उसके बाद हम लोग का है 7, ग्रोविंग शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन द कंट्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जितना हो सके उतना डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज़ कर दो, और ये डायरेक्ट टैक्स अगर इंक्रीज़ हो गया तो इनडायरेक्टली हमारा रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कोशिश गवर्नमेंट की यही रहती है कि जितना हो सके डायरेक्ट टैक्स को हम लोग मोटिवेट करें और डायरेक्ट टैक्स को इंक्रीज़ करें, और जितने लोगों तक पहुँच सके उतने लोगों तक पहुँचे। फिर हम लोग का दिया हुआ है शिफ्ट इन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट टैक्सेस। पहले हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही टैक्स पे होता था, जो कि हम लोग का ओवरऑल में कॉर्पोरेट टैक्स में आ जाता था या पर्सनल टैक्स में आ जाता था। हाल फिलहाल में हम लोग का इनकम टैक्स में भी चेंजेस आ गए, जो कि है कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटीज़। ओके, इन रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन नोटिस अ मार्क्ड शिफ्ट इन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट टैक्सेस। थस फॉर एग्जाम्पल, till the early 50s, corporate and income tax, which were an important source of revenue for union government, gave place to custom and excise duties. Likewise, in the state tax structure, sales tax has been replaced revenue as a major source of state income. यूनियन गवर्नमेंट सबसे पहले हम लोग की कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स पे ही पूरी तरीके से डिपेंड रहती थी, जो कि उसका कन्वर्जन कर दिया गया या उसको रिप्लेस कर दिया गया कस्टम या एंड एक्साइज ड्यूटीज़ के साथ। और वैसे ही हम लोग का स्टेट्स का टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है लैंड रेवेन्यू के साथ। ओके, फिर उसके बाद दिया हुआ है इन अदर वर्ड्स, इन द वेक ऑफ रिसेंट टैक्स रिफॉर्म देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द रिलेटिव शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड डिक्लाइन इन द रिलेटिव शेयर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहे हैं, इसकी वजह से डायरेक्ट टैक्स काफ़ी बढ़ रहा है और इनडायरेक्ट टैक्स काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। फिर हम लोग का 9 पॉइंट है ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। पहले हमारे डायरेक्ट टैक्स जो है कुछ कुछ चीज़ों पे ही लगते थे,
अभी वो कुछ चीज़ेस जो है वो चेंजेस में आ गए। इसमें हम लोग का सबसे पहला पॉइंट है जिसके ऊपर हम लोग का टैक्स पे होता था, वो हम लोग देखते हैं। ऑक्यूपेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग अ स्पेसिफिक फ्लोर एरिया बाय द वे ऑफ ओनरशिप, टेनेंसी और अदरवाइज, ownership, lease of motor vehicle, subscription of a telephone, foreign travel, holding of credit card, membership of a club where entrance fees charges ₹25,000 और more। ये सारी चीज़ों पे हम लोग टैक्स पे करवाते थे, जबकि इसको एक्सपांड कर दिया गया, इस बेस को और बढ़ाया गया। तो चेंजेस हम लोग की ये है, ऑल पार्टनरशिप फर्म शुड फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम, यानी पूरे साल में उन्होंने जितना भी इनकम करवाया उतने का फाइल उन लोग को फिलअप करके देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सेकेंड, द बेसिक फॉर फिलिंग रिटर्न टू बी शिफ्टेड फ्रॉम टोटल इनकम टू ग्रॉस इनकम। पहले हम लोग टोटल इनकम का कैलकुलेशन करते थे, अब हम लोग को ग्रॉस इनकम भी बताना पड़ता है। थर्ड, सब्सक्राइबर टू सेल्यूलर फ़ोन विल बी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ देयर इनकम। जो भी सेल्यूलर फ़ोन के सब्सक्राइबर है उनको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों का अमाउंट मिनिमल चार्जेबल हो गया। फोर्थ, person incurring an expenditure of more than 50,000 on consumption of electricity will be obligated to file their return। कोई भी ऐसा बंदा या बंदी होगी जिसका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस महीने का 50,000 के ऊपर जा रहा होगा तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा और उसको अपनी रिटर्न फाइल बनानी पड़ेगी। 10th हम लोग को दिया हुआ है सर्विस टैक्स। अब ये सब हम लोगों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ा। अब सर्विस टैक्स क्या होता है, तो ये नया टैक्स स्ट्रक्चर चालू हुआ था जो गवर्नमेंट हम लोग को सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है टेलीफोन हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गया, ब्रोकर्स हो गए, ये सारी जो सर्विस प्रोवाइड करती है उनका टैक्स, हम लोग का टैक्स रेट उनको भी पे करना पड़ रहा है। ओके, फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ चिली कमिटी, service tax was introduced for the first time in the union budget from 1994 to 95. The rate of service tax was 5% and initially covered service like telephone, general insurance, broker, etc. In subsequent years, the scope and rates of service tax has been progressively increased since the union budget of 2012-13, except a 17 service mentioned in the negative list. All the services have been brought within the ambit of the service tax। मतलब जब इन्होंने टैक्स स्ट्रक्चर चालू किया था सर्विस टैक्स का 1994 से लेकर 95 तक, तब हम लोग की 4-5 चीज़ें ऐसी सर्विस में आती थी जिसके ऊपर टैक्स पे करते थे। लेकिन अगर आज के टाइम पे हम लोग देखेंगे तो कुछ 17 सर्विस जो गवर्नमेंट करवाती है उनको छोड़ के बाकी सारे जो भी सर्विस हम लोग की गवर्नमेंट हमारे लिए करती है उनके ऊपर हम लोग को टैक्स पे करना पड़ता है, और वो टैक्स जो है वो सरचार्ज के साथ आता है। ओके, फिर उसके बाद इट शुड बी नोटेड हियर दैट विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिंस जुलाई 1, 2017 द सर्विस टैक्स हैज़ बीन मर्ज विद द सेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले हमारा सर्विस टैक्स सिर्फ नॉर्मल एक टैक्स चलता था, अभी ये फिलहाल में जीएसटी के साथ जब कन्वर्ट हो गया, यानी 1 जुलाई से जब ये जीएसटी आने लग गया तब से ये सर्विस टैक्स उसके साथ जुड़ गया। फिर उसके बाद न्यू डायरेक्ट टैक्सेस, ये हम लोग के 2 टाइप के टैक्सेस है, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। ये पूरी तरीके से हटा दिए गए, इसकी वजह से इसको पढ़ना ज़रूरी नहीं है। रिसेंट मेजर टू प्रिवेंट इवेशन, अभी हाल फिलहाल में हम लोग का कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम लोग काले धंधे को रोक सकते हैं, यानी ब्लैक मनी को रोक सकते हैं। Besides broadening the direct tax base, the government in recent years has also initiated a number of measures to prevent tax evasion. In this context, it has been made obligatory for the SEC to mention its permanent account number or general index number। हम लोग को काला धंधा या काले पैसे से हम लोग को अगर लोगों को रोकना है तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने परमानेंट अकाउंट नंबर देना कंपलसरी कर दिया। अब वो परमानेंट अकाउंट नंबर कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, इसमें हम लोग को ट्रांजैक्शन बताया, परचेज और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब आप कभी भी ज़मीन वगैरह खरीदोगे या फ्लैट्स खरीदोगे तो आपको पान कार्ड देना ज़रूरी है। सेकंड, परचेज और सेल ऑफ मोटर व्हीकल, अगर आपने मोटर व्हीकल खरीदा है, कार वगैरह खरीदी तो भी आपको पान नंबर देना ज़रूरी है। शेयर ट्रांजैक्शन एग्जिस्टिंग ₹50,000, शेयर ट्रांजैक्शन कोई भी 50,000 के ऊपर गया है तो आपको पान कार्ड देना है। ओपनिंग ऑफ न्यू बैंक अकाउंट, नया बैंक अकाउंट ओपन किया तो भी पान कार्ड देना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 50,000 इन फिक्स डिपॉजिट में अगर 50,000 के ऊपर पैसे हैं तो हम लोग को पान कार्ड देना ज़रूरी है। अप्लाइंग फॉर द न्यू टेलीफोनिक कनेक्शन, अगर आप नया कार्ड या नया सिम ले रहे हो तो आपको पान कार्ड देना ज़रूरी है। और होटल बिल एक्सीडिंग 25,000, 25,000 के ऊपर अगर आपका होटल बिल चला गया तो आपको 25,000 देना, मतलब आपका पान कार्ड देना ज़रूरी है। अब ये सब चीज़ें क्यों होती है, तो पान कार्ड जब भी हम लोग देते तो उससे पता चलता है कि ये बंदा कर क्या रहा है, कितना इसका अर्निंग है और ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अगर समझो आपकी अर्निंग 10,000 है और आप 25,000 या 26,000 के होटल में रह रहे हो तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को डाउट जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, यानी ये पैसा ब्लैक मनी का ही है, तो उन लोग आपके ऊपर जांच पड़ताल कर सकते हैं। ओके,
फिर उसके बाद दिया हुआ है इम्प्रूवमेंट इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। अब नए हम लोग के ऐसे स्ट्रक्चर बन गए जिससे हम लोग का टैक्स स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हो गया, उसी के साथ साथ लोगों को टैक्स के बारे में नॉलेज आने लग गई है। इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड की गई है। इनकम टैक्स एंड कस्टम ऑफिशियल हैव बीन इंस्ट्रक्टेड नॉट टू हैरेस द टैक्स पेयर एंड अडॉप्ट अ ह्यूमन एटीट्यूड टूवर्ड्स देम। जो भी टैक्स पेयर है उनको ज़ोर ज़बरदस्ती मत करो, उनको शांति से समझाओ ताकि वो शांति से अपना पैसा भर के निकल जाए। With this and a new approach has been adopted in the method of tax assessment service, secure and tax rates. There will be no public declaration of concerned income and wealth, nor any value will be confiscated. Only this shall be recorded. यानी कोई भी पर्सन की इनकम जो है वो किसी के सामने नहीं दिखाई जाएगी और उनका जो भी टैक्स पेमेंट है वो डायरेक्टली उनका सेल्युलर फ़ोन में आ जाएगा, उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके। Second, the work of allotment of permanent account number not to the SSC shall be given an external agency, that is to say it will be outsourced। जो भी हम लोग का परमानेंट अकाउंट नंबर हम लोग किसी के साथ भी शेयर कर रहे हैं तो वो सिर्फ उस ज़रिए तक ही सीमित रहेगा। यानी अगर आप बैंक में दिया है तो आपका वो परमानेंट अकाउंट नंबर सेफ रहेगा बैंक में। अगर बैंक को कुछ स्टेटमेंट देखनी होगी तो वो चेक कर सकते हैं, इसके अलावा वो पान कार्ड नंबर किसी के पास जाएगा नहीं। Third, income tax return filed by the SSC shall be accepted at the face value. Only 2% of return shall be scrutinized। जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है उसमें से उनकी फेस वैल्यू ही निकाली जाएगी, सिर्फ 2% स्क्रूटिनाइज हो जाएगा। फैसिलिटी फॉर फिलिंग रिटर्न्स थ्रू कंप्यूटर्स हैव बीन मेड अवेलेबल। कुछ फैसिलिटीज़ हम लोग पैसे वगैरह पहले लंबी चौड़ी लाइन लगती थी, अभी ये पैसे हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में भी दे सकते हैं, बैंक से भी हम लोग डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। द नीड ऑफ सबमिटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट फॉर गोइंग अब्रॉड हैज़ बीन डन अवे विद। अलग अलग टाइप के टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट हम लोग को देने पड़ते हैं जिससे हम लोग बाहर के देशों में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का फीचर्स हुआ है, बहुत ज़्यादा लंबा खींच लिया है मैंने, लेकिन ये सारी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है वही मैंने आपको बताई है, तो आप आंसर अच्छे से लिख सकते हो। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, या कुछ और नए टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में जाके सिंपली आपको टॉपिक्स के नाम और आपके सैम बताने तो मैं आपके लिए उस वीडियो को अपलोड ज़रूर करूँगी। होपफुली समझ आया होगा, समझ आया तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।